बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉट शेल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले रिसर्च की जो डेफिनेशन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी दफ़ा पेपर में आती भी है। उसकी जो डेफिनेशन है सबसे ज़्यादा जो फेमस डेफिनेशन है वो एल आर गे की है, जो कि कुछ इस तरह से है। वो अक्सर पूछ लेता है, स्टेटमेंट होती है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, या उसमें वो पूछेगा कि इस डेफिनेशन में पहले क्या आएगा, या उसमें कुछ खाली जगह जो उसको अंडरलाइन कर देगा। तो एल आर गे की डेफिनेशन अगर हम रिसर्च की देखें तो वो है अ फॉर्मल एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक मेथड टू द प्रॉब्लम्स टू द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। तो वो रिसर्च की डेफिनेशन है। इसके साथ ही रिसर्च होती क्या है, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च में क्या फ़र्क होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। जिसमें भी जो बेसिक रिसर्च होती है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जिसको प्योर रिसर्च भी बोला जाता है, वो बेसिकली यूज़ होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी या थ्योरी डेवलपमेंट के लिए। अगर मैं उसका थोड़ी सी आपको खुलासा थोड़ा सा बता दूं, जो अप्लाइड होती है वो एप्लीकेशन होती है, उसको फील्ड रिसर्च भी बोला जाता है। जो एक्शन रिसर्च होती है, इट इज़ रिलेटेड टू क्लासरूम या डेली जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए की जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि रिसर्च बाय पर्पस कौन सी होती हैं, रिसर्च बाय मेथड कौन सी होती हैं, और इसके अलावा इसके नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है इन्वेस्टिगेशन ऑफ प्रॉब्लम बाय साइंटिफिक मेथड इज़ कॉल्ड रिसर्च। ये एक डेफिनेशन है रिसर्च की कि जब किसी भी मसले की को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम साइंटिफिक मेथड या साइंसी तरीक़ाकार का इस्तेमाल करते हैं तो वो रिसर्च कहलाता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज़ आल्सो रिसर्च। सिस्टमैटिक वे टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम। अब देखिएगा, यहाँ पर हम प्रॉब्लम के साथ जब एजुकेशनल प्रॉब्लम लगाएंगे तो ये डेफिनेशन रिसर्च से एजुकेशनल रिसर्च में कन्वर्ट हो जाएगी। तो रिसर्च की डेफिनेशन क्या है? सिस्टमैटिक वे टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम होगा रिसर्च, और सिस्टमैटिक वे टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम होगा एजुकेशनल रिसर्च। रिसर्च कंसर्न विद थ्योरी डेवलपमेंट, वो कौन सी रिसर्च है जिसमें थ्योरी डेवलप की जाती है? याद रखिएगा, इसमें जो एक्सपेरिमेंटेशन है वो लैब में की जाती है, और इसमें जो कंट्रोल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये आमतौर पर एनिमल्स पर की जाती है। तो इसके जो सब्जेक्ट हैं वो एनिमल्स होते हैं। तो ये जो थ्योरी डेवलपमेंट के लिए रिसर्च होगी, जिसमें नए नज़रियात काम किए जाते हैं, वो बेसिक रिसर्च होगी। इसी को प्योर रिसर्च भी बोला जाता है। रिसर्च कंसर्न विद थ्योरी टेस्टिंग। अब देखिएगा, थ्योरी डेवलपमेंट जो है बेसिक रिसर्च है, जबकि उस थ्योरी को टेस्ट फील्ड में किया जाता है तो उसको अप्लाइड रिसर्च बोलते हैं। इसके बाद रिसर्च कंसर्न विद क्लासरूम प्रॉब्लम्स। ये तीनों रिसर्च की टाइप्स हैं। ये एक्शन रिसर्च है जो क्लासरूम प्रॉब्लम में होती है, या डेली प्रॉब्लम के लिए जो क्लासरूम में टीचर जो कंडक्ट करता है वो एक्शन रिसर्च होती है। बेसिक, अप्लाइड और एक्शन जो भी हमने देखी हैं, ये तीनों की तीनों रिसर्च बाय पर्पस हैं। इनका मकसद क्या होता है? ये किसी मकासद के असूल के लिए, या इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये किसी गोल ओरिएंटेड होती हैं, किसी मकसद को हासिल करने के लिए होती हैं। इसके अलावा बेसिक रिसर्च इज़ आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च एंड प्योर रिसर्च भी उसको बोला जाता है। अप्लाइड रिसर्च इज़ आल्सो कॉल्ड फील्ड रिसर्च, इस पर हम बात कर चुके हैं। एक्शन रिसर्च इज़ आल्सो कॉल्ड क्लासरूम रिसर्च। इसके अलावा रिसर्च डन इन लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री में जो रिसर्च होती है, अभी हमने पढ़ा कि वो कौन सी होती है, वो बेसिक रिसर्च होती है। रिसर्च डन इन फील्ड, तीनों टाइप्स जो हमने पढ़ी हैं। पहली जो टाइप है बेसिक रिसर्च, इट इज़ कंडक्टेड इन लेबॉर्ट्री। अप्लाइड रिसर्च इज़ कंडक्टेड इन फील्ड एंड एक्शन रिसर्च इज़ कंडक्टेड इन क्लासरूम। रिसर्च फोकसेस ऑन फंडामेंटल लॉज, थीरीज, प्रोसेस, बेसिक रिसर्च। रिसर्च कंसर्न विद द पास्ट इवेंट्स, माजी के वाक़यात पर बात करने की जब भी बारी आएगी, जब भी हम माजी के वाक़यात पर बात करेंगे, मसलन 1857 की जंग के बाद मुसलमानों के तालीमी हालात क्या थे, इसी तरह बरसग़ीर में अंग्रेज़ों के जाने के बाद कौन कौन से मसाइल पैदा हुए, तो ये क्या कहलाएगी? हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाएगी। रिसर्च कंसर्न विद द प्रेजेंट, ज़रा देखिएगा, पास्ट इवेंट से रिलेटेड हिस्टोरिकल, प्रेजेंट या करंट इवेंट्स के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। रिसर्च कंसर्न विद द फ्यूचर इवेंट्स, उसके लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तीनों टाइप्स हैं। हिस्टोरिकल इज रिलेटेड टू पास्ट इवेंट्स, descriptive is related to present or current events, and experimental research is conducted for the future events.
जो हमारी एक्सपेरिमेंटल है इसको फ्यूचर के लिए, कि फ्यूचर में आने वाली किसी भी, जैसा कि कोरोना से बचाव के लिए, आइंदा कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन सी मेडिसन को डेवलप करना चाहिए, उस पर जो रिसर्च की गई या होगी, आने वाले किसी भी मसाइल को पहले से ही सॉर्ट आउट करने के लिए जो रिसर्च की जाएगी वो होगी हमारी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ये हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है, रिसर्च बाय मेथड है कि इनका मेथड कौन सा होता है, ये वाली है। तो इससे पहले हमने बाय पर्पस देखी थी जिसमें हमारी बेसिक, अप्लाइड और एक्शन थी। ये बाय मेथड है जिसमें हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस शामिल हैं। क्रिटिसिज्म इज डन इन रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च। तो क्रिटिसिज्म, बाकी जो रिसर्चेस हैं उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। मसलन करंट जो इशू है उस पर भी आप सर्वे कर सकते हैं, इंटरव्यू करवा सकते हैं, आप कुछ भी कनेक्ट करवा सकते हैं, कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो माजी है, मुस्तकबिल के लिए आप कोई इंटरव्यू नहीं ले सकते, आप उनसे जाके आप क्वेश्चन फिल नहीं करवा सकते, आप उनसे कुछ पूछ नहीं सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमने क्रिटिसिज्म करना होती है हिस्टोरिकल रिसर्च में। क्रिटिसिज्म के आगे दो टाइप्स होते हैं कि इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च, टू टाइप्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इन हिस्टोरिकल रिसर्च डेटा इज एनालाइज्ड इन टर्म ऑफ क्रिटिसिज्म। डेटा को क्रिटिसाइज किया जाता है, वो देखते हैं कैसे क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिटिसिज्म विच चेक्स द वैलिडिटी ऑफ डेटा, उसको एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म बोलते हैं कि ये जो डेटा है ये वाकई वैलिड है या नहीं है। लेकिन क्रिटिसिज्म विच चेक्स द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल क्रिटिसिज्म। डेटा इज कलेक्टेड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज इन हिस्टोरिकल रिसर्च। प्राइमरी सोर्सेज कौन से होते हैं, जब कोई रिसर्चर खुद अपनी आंखों से देखेगा कोई किसी भी चीज़ को या खुद ऑब्जर्व करेगा तो वो प्राइमरी सोर्स होगा। लेकिन अगर किसी और के थ्रू उसे हासिल होगा नॉलेज तो वो सेकेंडरी होगा। जैसा कि आई विटनेस अकाउंट्स ऑफ इवेंट बाय एक्चुअल ऑब्जर्वर, वो आपको ऑब्जर्वर मिल जाता है जिसने खुद वो वाक़या होते हुए देखा है, तो वो आपका प्राइमरी सोर्स होगा। लेकिन अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स नॉट एक्चुअली ऑब्जर्व बाय रिपोर्टर, वो रिपोर्टर जिसने खुद अपनी आंखों से देखा था वो आपको नहीं मिलता, आपको कोई और मिलता है, उसकी कोई तहरीर मिलती है, उसका कोई डॉक्यूमेंट्री आपको मिलती है, कोई उसकी वीडियो आपको मिलती है, तो वो आपका होगा सेकेंडरी सोर्स। ग्रुप नॉट रिसीव ट्रीटमेंट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंट्रोल ग्रुप। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या होती है पहले हम उस पर बात करेंगे। पहले आप फ़र्ज़ करें अपनी क्लास में आप लेक्चर मेथड दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन उसके बाद आपको एक थ्योरी आती है, आपको रिसर्च मिलती है कि ये जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, एक्टिविटी मेथड है, वो लेक्चर मेथड से ज़्यादा बेहतर है। आप शुरू से कई सालों से लेक्चर मेथड करवा रहे होते हैं, लेकिन आपको पता चलता है कि जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड है ये ज़्यादा बेटर है। तो आप क्या करते हो, आप अपनी क्लास को दो हिस्सों में डिवाइड करते हो। 40 की अगर आपकी क्लास है तो आप 20-20 के ग्रुप बना लेते हो। एक को आप न्यू ट्रीटमेंट देते हो। अब न्यू ट्रीटमेंट क्या होगा, जो आपको पता चला कि जो नया मेथड है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वो कौन सा है, वो एक्टिविटी मेथड है। आपका जो पुराना चल रहा था वो लेक्चर मेथड था। तो आप जो जिस क्लास को, जिस ग्रुप को न्यू ट्रीटमेंट दोगे, नया मेथड यूज़ करोगे, वो कौन सी क्लास होगी, ग्रुप नॉट रिसीव ट्रीटमेंट, जिसको आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, जो आपका सेकंड 20 थे जिसको आप वही लेक्चर मेथड लगा रहे हैं, वो कंट्रोल ग्रुप होगा। ग्रुप रिसीव ट्रीटमेंट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और जिसको आप वो नया मेथड यूज़ करवा रहे हैं वो आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स आर यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसके बाद है कि कौन से रिसर्च में यूज़ होते हैं। ग्रुप्स आर रैंडमली फॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ग्रुप रैंडमली फॉर्म किए जाते हैं। ग्रुप क्या होते हैं, रैंडम क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।